हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेरी वेलकम स्टूडेंट्स। मैं साइली आपका परिवर्तन द लर्निंग ऐप में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लेने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं हमने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से एक पीडीएफ बनाई है। स्टूडेंट्स, आपको ये पीडीएफ परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी पीडीएफ का वीडियो नहीं आता है, दैट डजंट मीन कि वो पीडीएफ हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दी ऐप। आपको वहाँ पे सभी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आपके लिए बहुत अच्छे से इस पीडीएफ को रिप्रेजेंट किया है। इस पीडीएफ को, इस ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट लुकआउट करने वाले हैं। ऑलरेडी तो आपको आपकी पढ़ाई हो गई है, आपकी पूरी स्टडी हो गई है ना। तो आप बस हम एक लुकआउट करने वाले हैं और थोड़ा सा इसको देखने वाले हैं। ओके, स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टूडेंट्स, हम फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। स्टूडेंट्स, हमें सभी को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इन द ब्रैकेट n प्लस 2 bm। वहाँ पे जो n होता है वो n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और म्यू है हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए म्यू की वैल्यू 1.73 bm होती है ना स्टूडेंट्स। ये आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। ओके, now move to the next question, that is write the general electronic configuration of 3D series। 3D series का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आर्गॉन 18 3D 1 to 10 to 4s 1 to 2, है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बताइए। यस, प्रोमिथियम। इसका हम ये हमें एक वर्ड में ऐसा लिखा तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? व्हाट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? क्या होता है? जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, जिसको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, है ना, और जिसका एटॉमिक नंबर 58 to 71 से होता है, उसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और वो कहाँ पे, उसका एटॉमिक साइज, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एटॉमिक साइज और द एटॉमिक रेट ऑफ ट्राइपॉजिटिव लैंथेनॉइड आयंस डिक्रीजेस स्टेडीली फ्रॉम La टू Lu, है ना। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर पे चार्ज जो होता है वो बढ़ता जाता है, जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं। एंड दिस इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना। ओके, सो क्लियर। Now move to the next question. Name the chemical formula for ore of zinc। जिंक का और बताइए। ZnS, जिसको हम जिंक सल्फाइड से बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, है ना। Now next question. Name the alloy which is formed from the copper and tin। कॉपर और टीन से बना हुआ अलॉय कौन सा है? ब्रॉन्ज, है ना। ओके,
Now, next question. Which alloy is used in a Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline? Gasoline का synthesis करने के लिए कौन सा alloy use होता है? So, what will be the answer? Cobalt thorium alloy is used. है ना? Okay. Now, move to the next question. क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द इथेन टू फ्रॉम अ इथेन, है ना? सो कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो यूज करते हैं? सो कौन सा है? फाइनली डिवाइडेड निकेल, है ना? उसको हम एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन में यूज करते हैं टू फॉर्म अ इथेन. ओके, यहाँ पे आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप जो 1 मार्क्स के थे वो कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 2 मार्क्स के लिए. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? देखो, सॉल्ट ऑफ स्कैडियम एंड टिटेनियम आर कलरलेस. बताइए क्यों ऐसा होता है? एक्सप्लेन व्हाई. क्यों? क्योंकि इन सारे जो आयंस के बीच में जो होता है, इन आयंस के बीच में जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से ये जो सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं, है ना? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर 63 है, एंड गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 64 है. तो आपको सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 63 और 64 का. यहाँ पे देखिए, जेनॉन 4f7 6s2 है यूरोपियम का, एंड गैडोलिनियम का है जेनॉन 4f7 5d1 एंड 6s2. ओके, सो आप ये कर सकते हो, है ना? Now, move to the next question. क्या है? Distinguish between lanthanoids and actinoids, है ना? सो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में का डिस्टिंग्विश लिखना है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि लैंथेनॉइड जो है वो फीलिंग 4f ऑर्बिटल में होता है और एक्टिनॉइड्स 5f ऑर्बिटल में फील होता है. इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो सीरीज है उसमें लैंथेनॉइड्स में, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 57 to 71, और एक्टिनॉइड्स में 89 to 103 होती है ना? ये रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. प्रोथियम को छोड़ के अगर बोला जाए तो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करते हैं तो 4f ऑर्बिटल की लैंथेनॉइड्स में हायर होती है, और यहाँ पे एक्टिनॉइड्स में 5f की हायर होती है. अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी जो है वो लो है, और एक्टिनॉइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी हाई है ना? ग्रेटर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या है? ये पॉइंट्स रिपीट हो गए हैं. ओके, स्किप कर देते हैं हम लोग. नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है? Beside +3 oxidation number, it shows +2 and +4 oxidation state in a few compounds. Yes. और यहाँ पे क्या बोला है? Beside +3 numbers, it show 4 +4 +5 and +7 oxidation number शो करता है. ओके, अगर लैंथेनॉइड्स के अपीयरेंस की अगर बात करते हैं तो वो ब्राइट एंड सिल्वरी होता है, और एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो वो डीपली कलर्ड होते हैं, है ना? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? मैग्नीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज द आयरन इज स्टेबल एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दैन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? अभी आपको सभी को पता है. देखो, अगर हम मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो
ये है। अगर हम मान ली ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर देते हैं तो Mn2+ बन जाएगा, है ना। Mn2+ बन जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर आप देख पा रहे होगे तो 3d5 को अगर आप गौर से देखें तो 3d5 ये हाफ फील्ड है, और हमें पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है या फिर कंप्लीटली फील्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। सो Mn2+ in the oxidation state +2 is more stable, है ना। नाउ अगर हम आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन का है एटॉमिक नंबर 26 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। अगेन हम सेम बात करते हैं, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिमूव कर देती हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। सो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बट अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 3d6 है ये अनसिमेट्री बढ़ा रहा है ना, अनसिमेट्रिकली फील हुआ है, देख पा रहे हो ना आप। तो इस अनसिमेट्री की वजह से अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं, यहाँ के दो और यहाँ का एक अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई Fe3+ इज हाफ फील्ड होता है और दैट्स वाई वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, आप ये पढ़ोगे तो। ओके, now move to the next question. Explain term cast iron and wrought iron in their uses. Yes, cast iron और wrought iron के बारे में हमें पढ़ना है। As you all know कि cast iron आयरन एंड कार्बन का अलॉय होता है जो हार्ड और ब्रिटल होता है। High proportion of carbon than the steel, typically 2 to 4.3% होता है। Cast iron is formed by melting iron ore and mixing it with the scrap metals and other alloys. इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, इस लिक्विड मिक्सचर को देन पोर किया जाता है एंड अलाउड टू कूल किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है, जिसके वजह से जो कास्ट आयरन है वो हार्डर, ब्रिटल और मोर मेलेबल होता है दैन द रोड आयरन, है ना। अगर रोड आयरन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आयरन को हीट किया जाता है जिसमें कार्बन का जो कार्बन का जो परसेंट है वो लेस देन 0.1% होता है। और इसमें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आयरन का सेपरेशन होता है फ्रॉम द हीट एंड देन वर्क विद द टूल्स व्हाइल इट इज स्टिल हॉट टू गेट द डिजायर्ड फॉर्म। और जो हमारा रोड आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है क्योंकि उसमें 99.5% आयरन पाया जाता है। ओके, सो ये हो गए टर्म्स हमने एक्सप्लेन किया है कास्ट आयरन और रोड आयरन का। यहाँ पे अभी देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने देखा था कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है एंड हियर आर सम रीजंस फॉर द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू रीड दिस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के लिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है गिव सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन एलिमेंट्स ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज। क्या है डिफरेंस या फिर सिमिलरिटीज क्या है। अगर हम 4D की अगर बात करते हैं तो 4D एलिमेंट्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू 3D की बात करें। ओके, नाउ अगर 4D और 5D की बात करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 3D से ज़्यादा होता है ना। और 3D एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, 4D और 5D वो जो होते हैं एलिमेंट्स वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। सो इतना लिख लिया, सिमिलरिटीज भी आ गए और डिफरेंसेस भी आ गए इसमें। सो वी विल गेट द 3 मार्क्स। ओके, नाउ अगर आप इसको पॉइंट वाइज भी लिखते हैं तो ओके। नाउ नेक्स्ट
डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल। हमें सबको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसको ही हम ट्रांजिशन मेटल जिसमें वैलेंस डी ऑर्बिटल होता है ना, जिसको ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो वो 6 और 7 पीरियड में पाए जाते हैं, जो टेबल के नीचे दिखते हैं, है ना हमें। और हम लैंथेनाइड्स की अगर स्पेसिफिक लैंथेनाइड्स की अगर बात करते हैं तो वो बैरियम और हैफनियम के बीच में पाया जाता है, और एक्टिनॉइड्स रेडियम और रुदरफोर्डियम के बीच में पाया जाता है ना। सो दिस इज द position of d block elements lanthanides and the actinoids. Okay, now move to the next question. What is the next question? Calculate the magnetic momentum of thorium जिसका atomic number 90 है. is the element diamagnetic or the paramagnetic? देखो इसका अभी अगर आप एटॉमिक नंबर देखते हो 90 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि डी सबशेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स thorium is a paramagnetic, है ना. Okay, now move to the next question. What are the interstitial compounds? Write any 4 properties. interstitial compounds को हम क्या बोलते हैं, कौन से compounds होते हैं? Inner crystallities of transition metal small atoms like carbon, hydrogen, boron, nitrogen are trapped non-psychometrically. Such compounds are इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हार्डर होते हैं, कंडक्टिविटी रिटेन होती है, केमिकली इनर्ट होते हैं और लेस मेलेबल और डक्टाइल होते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज दी है, आप इसमें से कोई भी 4 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय? और ये सबको पता है फेरस और नॉन फेरस अलॉय क्या कहते हैं. फेरस अलॉय आर एटम ऑफ अदर एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन एटम ऑफ आयरन, है ना, इन द मिक्सचर एज द परसेंटेज ऑफ आयरन. फेरस में परसेंटेज ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट फेरस, है ना. सो आयरन का जो परसेंटेज है वो हायर रहेगा और उसको ही हम फेरस अलॉय कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये कुछ एग्जाम्पल है. 2% कार्बन होता है सॉरी स्टील में. ओके, अगर नॉन फेरस की बात करते हैं तो ऐसे अलॉय जो फॉर्म होते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल्स अदर देन द आयरन विद अ नॉन ट्रांजिशन मेटल, है ना. सो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन फेरस अलॉय कहते हैं. नाउ इसका अगर बात करते हैं तो ब्रास, अगर एग्जांपल ब्रास है जो कॉपर एंड जिंक का अलॉय है ना. नाउ यूजेस कुछ यहाँ पे हमने दिए हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये बुक से ही लिया है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक में आपके इलेबोरेट किया है. सो यू कैन टेक फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, नाउ रेयर अर्थ मेटल्स. अभी फिर से रेयर अर्थ मेटल लैंथेनाइड्स की बात की जा रही है, जिसको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और जिसका रेंज होता है 58 to 71, है ना. सो इसके बारे में हम ऐसा दो लाइंस में हम लिख सकते हैं. नाउ आगे बोला गया है कि 2 प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स लिखो. तो आप यहाँ पे एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की ही 2 प्रॉपर्टीज और यूजेस लिख सकते हैं. सो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, कहाँ पे गया, सिमिलर एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स यहाँ पे दिया है. सिमिलर टू लैंथेनॉइड्स, दे आर सिल्वरी अपीयरेंस की बात की है और रेडियो एक्टिव होते हैं, ये तो हमें पता है. और उसके एप्लीकेशन में भी आप यही लिख सकते हैं कि वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए वो कार्डियाक पेसमेकर्स में यूज़ किया जाता है. और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंस्ट्रूमेंट ऑन द मून, इसमें यूज़ किया जाता है ना. सो दीज आर द 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्टिनाइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है.
ground state electronic configuration of gadolinium and lawrencium different than expected why क्यों ऐसा होता है ऐसा पूछा गया है। देखो अगर इन दोनों की बात करते हैं तो इनका एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है। बट अगर हम हर्ट्ज़ रूल हमने 11th स्टैंडर्ड में हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था उसमें क्या बोला था स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले सभी सिंगली फील होंगे बाद में डबल फील होंगे। वही कुछ कहानी यहाँ पे बोली जाती है। देखो यहाँ पे क्या होता है 4f8 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 5d1 में जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड दिस इज द रीजन फॉर द why the ground state of electronic configuration of gadolinium and lawrencium different than the expected. Okay, so this is the expected and this is the observed. ओके यहाँ पे उसका रीज़न अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो आप ऐसे उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। Okay, now move to the next question. What is the trends in atomic radii? Atomic radii को define करिए थोड़ा सा oxidation of state of 3D elements को define करिए और बाद में आप उसके factors related to the color transition metal को explain करिए। Now आपको पता है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा है क्योंकि देखो एटॉमिक रेड डाई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बट जो फैक्टर्स रिलेटिंग टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके सो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है मैंने बट वो इंटेंशनली ही किया है। सो आप यहीं पे आप आंसर पा सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स एटॉमिक रेड डाई और ऑक्सीडेशन स्टेट को आप डिफाइन करिए थोड़ा सा उसके बारे में लिख लीजिए या ये बहुत ही सिंपल टर्म्स है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड कलर ट्रांजिशन मेटल तो क्यों होता है ऐसा क्योंकि हम सबको पता है कि इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल्स होता है और डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम ये जो कलर है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये फैक्टर्स है ना। ना यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यू हैव टू रीड जस्ट ये बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ट्रांसुरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सिर्फ ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो लाई बियॉन्ड द यूरेनियम एंड पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाया जाता है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 जिसका होता है उसको हम ट्रांसुरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप जो पाए जाते हैं उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। सो अगर लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हो आप लैंथेनाइड्स के लिखा है कि ऑप्टिकल डिवाइस में यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड अलॉयज इसको आप सेपरेटली एक एक पॉइंट करके लिख सकते हो। और एक्टिनॉइड्स की अगर बात करते हैं तो अभी ऊपर में हमने देखा था एक्टिनॉइड्स के यूजेस देखे थे एप्लीकेशंस देखे थे है ना। रेडियो एक्टिव होने की वजह से इज यूज टू पावर डिवाइसेस सच एज कार्डियक पेसमेकर्स में यूज होता है और इलेक्ट्रिक जनरेशन अभी हमने देखा था मून पे इंस्ट्रूमेंट के वजह से उस पर हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। और इसी के साथ हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ये है चैप्टर का जो पीडीएफ है हमने सॉल्व कर दिया है। सो स्टूडेंट्स आपको बस इसको अच्छे से देखना है पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ओके सो स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आपको हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में हम किसी दूसरे चैप्टर की पीडीएफ के साथ आपके यहाँ साथ आएंगे। सो स्टूडेंट तब तक थैंक यू वेरी मच।